अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर सलमान अमीन मलिक फॉर द कोर्स ऑपरेशन रिसर्च। आज ऑपरेशन रिसर्च का हम 29th लेक्चर जो है ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने इनफैक्ट लास्ट 3 लेक्चर से वी आर डिस्कसिंग स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, व्हाट वी कॉल द इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, और उनके लिए हमने जो है स्पेशल एल्गोरिथम्स भी स्टडी किए थे कि किस तरह हम इंश्योर करते हैं कि हमारा सोल्यूशन जो है वो इंटीजर ऑर्डर आए। और उसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बताए थे विच डिमांड्स दैट योर सोल्यूशन शुड बी इंटीजर्स होने चाहिए। बाइनरी भी हमने 0 या 1 वाली एग्जांपल्स भी, फिजिकल एग्जांपल्स भी की थी। और 2 एल्गोरिथम्स, वन इज नोन एज ब्रांच एंड बाउंड एंड द सेकंड इज नोन एज कटिंग प्लेन एल्गोरिथम। ये दोनों एल्गोरिथम्स जो हैं ये हमने स्टडी किए थे। कटिंग प्लेन एल्गोरिथम इनफैक्ट लास्ट जो है लेक्चर में हमने स्टडी किया था डिटेल्ड। मैंने आपको कटिंग प्लेन एल्गोरिथम्स की ग्राफिकली भी और आपको मैथमेटिकली भी कि किस तरह हम कट जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं विच फोर्स वन ऑफ द डिसीजन वेरिएबल्स टू बी इंटीजर। ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था और ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंटीजर ऑर्डर प्रोग्रामिंग जो है। और इसमें आप कटिंग प्लेन एल्गोरिथम, सपोज मैं आपको रिकॉल करवाता हूं, तो हम ये सपोज करते थे, फर्स्ट स्टेप ये होता था, वी एलिवेट द कंडीशन दैट द डिसीजन वेरिएबल्स आर इंटीजर। जब हम ये सपोज कर लेते हैं कि डिसीजन वेरिएबल्स कुड बी रियल नंबर और कंटिन्यूअस नंबर और रियल नंबर सेम होते हैं, टर्मिनोलॉजी है जस्ट, तो फिर वी कैन यूज द सिंप्लेक्स मेथड। इनफैक्ट फर्स्ट स्टेप वाज टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सिंप्लेक्स मेथड। आप सिंप्लेक्स मेथड से सिंप्लेक्स टेबलू कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसके बाद ऑप्टिमैलिटी और फिजिबिलिटी कंडीशन। ऑप्टिमैलिटी कंडीशन आपको बताती है कि एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा, फिजिबिलिटी कंडीशन आपको बताती है कि लीविंग वेरिएबल कौन सा होगा सिंप्लेक्स मेथड के लिए। फर्स्ट स्टेप आपका ये होता है कि आप प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। जब आपके पास सोल्यूशन आ जाता है, सोल्यूशन आपका इंटीजर नहीं होता, ठीक है, फ्रैक्शंस में होता है। फ्रैक्शंस में जब सोल्यूशन आपका आता है, फिर आप जो है एक कट मैथमेटिकली प्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको सिंप्लेक्स टेबलू में इंसर्ट करते हैं एज अ न्यू कंस्ट्रेंट, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि आपका सोल्यूशन जो था वो ऑप्टिमल तो होता है लेकिन इनफिजिबल होता है, क्योंकि जो कट आपने इंट्रोड्यूस किया होता है, जो कंस्ट्रेंट आपने इंट्रोड्यूस किया होता है, उसकी राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव होती है। सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज ऑप्टिमल बट फिजिबल कंडीशन, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड के फाइनल टेबलू में हमें कट इंट्रोड्यूस करते हैं तो जी इक्वेशन के कोफिशिएंट तो सेम रहते हैं। तो सिंप्लेक्स मेथड के फाइनल टेबलू में हमारे पास ऑप्टिमल सोल्यूशन आया होता है। ऑप्टिमैलिटी तो हमारी चेंज नहीं होती, लेकिन कंस्ट्रेंट ऐड करने से हमारी राइट हैंड साइड जो है, जो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन जो है होना चाहिए, वो फिजिबल सोल्यूशन नहीं रहता, क्योंकि हमारा जो कंस्ट्रेंट हमने कटिंग प्लेन एल्गोरिथम में जो इंट्रोड्यूस किया है फाइनल सिंप्लेक्स टेबलू में, उसकी राइट हैंड साइड जो है ये नेगेटिव है। जब ये राइट हैंड साइड नेगेटिव आ जाती है तो हमारी इनफिजिबल सोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि ऑल द कंस्ट्रेंट्स आर सपोज टू बी नॉन नेगेटिव, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है, अब हम अगेन हमने डुअल सिंप्लेक्स मेथड स्टडी किया हुआ है, तो डुअल सिंप्लेक्स मेथड यूज हम करते हैं। इनफैक्ट डुअल सिंप्लेक्स मेथड जो है वो बेटर देन ऑप्टिमल सोल्यूशन से स्टार्ट करता है, बट सोल्यूशन इज नॉट फिजिबल, इट मूव्स टुवर्ड्स द फिजिबिलिटी ऑफ द सोल्यूशन। जब ये फिजिबल सोल्यूशन हो जाता है, उसके बाद फिर हम वंस अगेन देखते हैं कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो कट ऐड करने से हमारे पास टेबलू आया था जो कि इनफिजिबल सोल्यूशन था, वंस अगेन वी अप्लाई द डुअल सिंप्लेक्स मेथड एंड रीच एट द ऑप्टिमल एंड फिजिबल सोल्यूशन। फिर हम देखते हैं कि जितने वेरिएबल्स थे, डिसीजन वेरिएबल्स, आर ऑल ऑफ दीज डिसीजन वेरिएबल्स आर इंटीजर्स और नॉट। अगर इंटीजर्स नहीं है then we construct another cut. How to construct a cut, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। आइडिया बिहाइंड द सीन, छोटे छोटे मैथमेटिक्स के आइडियाज हैं, ठीक है, जो कि हमने यूज किए थे और कंस्ट्रक्ट किया था एक कट को, ठीक है। अगर आपका यू कैरी ऑन दिस प्रोसेस अनलेस यू रीच ऑल द इंटीजर्स
solution of your problem. decision variable जितने हैं उनके तमाम के तमाम जो है solution जो है वो integers में हो. At that stage you will stop and you have the integer order or integer solution of optimal integer solution of your LP problem, which is called as integer linear program model. आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक. वो नया टॉपिक क्या है उसको हम बोलते हैं डायनामिकल सिस्टम्स या डायनामिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है. और डायनामिकल प्रॉब्लम्स जो है ये दो तरह के हो सकते हैं. इनफैक्ट दुनिया में हर चीज जो है वी कैन डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज, वेदर वन फिजिकल फिनोमिना और वन थिंग और वेरिएबल इज डिटर्मिनिस्टिक और प्रोबेबिलिस्ट. डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है कि आपके पास यू हैव द कंक्रीट आंसर, यस और नो. योर आंसर विल बी 2 or 3 for certain equation or there is no answer. Probabilist ये होता है कि आप you are not sure about anything. तो आप probability बता देते हैं भाई इतने 50% चांस हैं कि आप OR का नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अटेंड करें फॉर एग्जांपल, क्योंकि आपके दूसरे भी कंस्ट्रेंट है, आपको कोई काम हो सकता है. ठीक है. लेकिन if you are sure that you are going to attend the OR class or OR lecture, then it is deterministic that I am going to attend the class and at that time I will be in the classroom of operation research lecture, जहाँ कहीं भी ये lecture हो रहा होगा. ठीक है. तो deterministic values or deterministic phenomena are those phenomena to whom you have the solution. You can decide about the solution, whether the solution is there or not. For example, 1 plus 1 equals 2 होगा. Everybody knows that कि 1 plus 1 equals 2 है. This is deterministic. अब 1 plus x where x is a random variable equals, nobody knows. X is from a space, x could be any real number. Then what is the solution? 1 plus x का solution क्या होगा? It depends upon the x. अगर x equals 1 होगा फिर आप deterministic आपका होगा. Otherwise what is the probability that 1 plus x equals 2? तो ये तो हमें जितने solution x की values possible हैं उनकी तमाम possibilities में से percentage ही हम बता सकते हैं भाई इतने percentage, और x को arbitrary आप pick कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इतने percentage chances है कि x equals 1 आ जाए और 1 plus 1 equals 2 आ जाए. So that is very important concept to realize between the difference between the deterministic techniques and the probabilistic techniques. ठीक है. तो deterministic techniques जो हैं ये तो मैं OR के कोर्स में आपके साथ डिस्कस करूंगा. probabilistic techniques जो है ये मेरे पास टाइम नहीं होगा कि मैं आपसे डिस्कस कर सकूं, लेकिन आपकी ताहा की बुक में there are certain chapters जो कि probabilistic techniques को भी एड्रेस करते हैं. उनका नाम भी चैप्टर्स का अकॉर्डिंगली ही सेट किया गया है according to the author of that book which is Taha. So let's start our lecture के dynamical problems जो हैं, dynamical techniques जो हैं, deterministic dynamical techniques जो हैं उनको स्टडी करते हैं. इनफैक्ट आइडिया ये है कि आप अपने प्रॉब्लम को, जो आपका लार्ज प्रॉब्लम होता है उसको सब डिवाइड कर लेते हैं. यू हैव द सब प्रॉब्लम्स फॉर ईच ऑफ योर प्रॉब्लम. एक आपका मेन प्रॉब्लम है, उसका सब प्रॉब्लम डिफाइन कर लेते हैं. उसका फायदा क्या होता है? उसका फायदा ये होता है कि हमारे सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें डिसीजन वेरिएबल सिर्फ एक होता है. नाउ यू कैन इमेजिन कि डिसीजन वेरिएबल अगर सिर्फ एक ही है तो हमारी कंप्यूटेशनल कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है. लेकिन सब प्रॉब्लम्स डिवाइड करने से, सॉल्व करने से कुछ बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि सब प्रॉब्लम्स के दरमियान लिंक्स इस तरह हो कि अल्टीमेटली लास्ट प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करें तो वो हमें सोल्यूशन जो है ओरिजिनल प्रॉब्लम जिसके हमने सब प्रॉब्लम्स किए थे उसी का ही सोल्यूशन दे. ठीक है. सो आज के लेक्चर में हम ये कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम एक ओवर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर सकते हैं, एंड वी हैव टू डिटरमिन मैथमेटिकली कि व्हाट इज द क्राइटेरिया,
और इसको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि रिकर्सिव फार्मूला हमने ढूंढना होगा। रिकर्सिव फार्मूला क्या होता है कि ऐसा फार्मूला विच फॉर गेटिंग द वैल्यूज एट द प्रेजेंट आई हैव यूज्ड द वैल्यूज फ्रॉम द प्रीवियस, प्रीसीडिंग वैल्यूज जो हैं उनको मैं यूज करता हूं वैल्यूज एट प्रेजेंट निकालने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंस है, वो क्या होता है उसकी हर नेक्स्ट टर्म सीक्वेंस की पिछली दो टर्म्स को ऐड करके आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी फर्स्ट एंड सेकंड टर्म जो है 1 और 2 है, थर्ड टर्म क्या होगी 1 + 2 3, फोर्थ टर्म क्या होगी 3 + 2 4। सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ रिकर्सिव डेफिनेशन फॉर विच वी आर हैविंग the value of present value by using the preceding value। ऑलरेडी जो वैल्यूज हमें पता है उनको हम यूज करके जो है प्रेजेंट वैल्यू जो है ये निकाल सकते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर फॉर्मली। टुडे वी आर हैविंग द 29th लेक्चर ऑफ ऑपरेशंस रिसर्च एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटर्मिनिस्टिक डायनामिकल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब इस स्लाइड में मैंने वो ही सब कुछ डिस्क्राइब किया गया जो इनफॉर्मली मैंने आपको बता दिया, लेकिन फॉर्मली वी आर गोइंग टू डिफाइन इन दिस स्लाइड। डायनामिकल प्रोग्रामिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग डीपी डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ये स्टैटिक नहीं है। इट कीप्स ऑन मूविंग, सब प्रॉब्लम्स हम डिफाइन करते हैं। डिटरमिन्स द ऑप्टिमम सोल्यूशन ऑफ अ मल्टी वेरिएबल प्रॉब्लम बाय डिकम्पोजिंग इट इनटू स्टेजेस। अब किस तरह स्टेजेस में जो है डिवाइड करना है, किस तरह लिंक्स जो है वो क्रिएट करने हैं, यही आज का लेक्चर का और नेक्स्ट लेक्चर्स का हमारा मकसद है। ईच स्टेज कंप्राइजिंग अ सिंगल वेरिएबल सब प्रॉब्लम। अब लेकिन सिंगल वेरिएबल सब प्रॉब्लम जो है ओआर में वो तो सॉल्व करना इजी है एज कंपेयर टू लेट्स से 10 वेरिएबल्स अगर आपके प्रॉब्लम में हो। तो इस तरह हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अल्टीमेटली वी विल रीच एट द solution of all other our main problem. The advantage of the decomposition is that the optimization process at each stage involves one variable only. A simpler task computationally than dealing with all the variables simultaneously. DP stands for dynamic programming. A DP model is basically a recursive equation. Recursive equation क्या होती है ये मैंने आपको बता दी है। For example, we have a0 = 1 and a1 = 2, then an equals an -1 plus an -2, where n starts from 2, 3, 4 up to so on. This is recursive definition of a sequence. किस तरह का सीक्वेंस है कि फर्स्ट टर्म a0 1 है, 2 अगर हम यहाँ पे डालें तो a2 हमारे पास क्या आ रहा है a1 plus a0 1 plus 2, ऐसा फार्मूला। दिस इज द रिकर्सिव फार्मूला जो कि n की 2 से स्टार्ट हो रही है वैल्यू और प्रीसीडिंग पिछली टर्म्स जो है वो उनको यूज करके नई वैल्यू आ रही है। a2 जो है a0 और a1, फॉर एग्जाम्पल a3 जो है वो a2 plus a1 होगा जो कि 3 + 2 = 5, so on and so forth। इसी तरह चलता जाएगा और a10 a20 सब आप जो है वो निकाल सकते हैं। Such an expression is known as recursive formula. Linking the different stages, अब डीपी प्रॉब्लम में रिकर्सिव इक्वेशन हम बनाया करेंगे which links the different stages of the problem in a manner that guarantees that each stage optimal feasible solution is also optimal and feasible for the entire problem। ये जो कंडीशन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपने ऐसे स्टेजेस पे सॉल्व कर रहे हैं, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है हर स्टेज पे वो कंप्लीट प्रॉब्लम की ऑप्टिमल सोल्यूशन हो। ये ना हो कि सिर्फ सब प्रॉब्लम की हो, ऊपर वाले मेजर प्रॉब्लम की जो है वो ऑप्टिमल कंडीशन ना दे रही हो। The notion and the conceptual framework of the recursive equation are unlike any you have studied so far। अब ये हम सीखते हैं कि किस तरह हमने स्टेजेस जो है वो डिफाइन करनी है। Although the recursive equation is a common framework for formulating DP models, the solution details different। Solution details जो है वो differ करेगी obviously।
Only through exposure of different formulations will you be able to gain experience in DP modeling and DP solution. A number of deterministic DP applications will be discussed in this lecture. आज के lecture में different हमने applications जो हैं deterministic dynamical programming की ये हमने study करनी है. First example आ गई है. Mature trees are harvested and cross-cut into logs. Logs कहते हैं, ये जैसे सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि ट्री जो होता है उसको जब हम कट करते हैं ना, तो उसके तने से जो हम लकड़ी के बड़े बड़े बाले जिसको कहते हैं उर्दू में, वो बनाते हैं, उनको लॉग्स कहते हैं. ठीक है. टू मैन्युफैक्चर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. अब ये लॉग्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है यूज कर कंस्ट्रक्शन के लिए बनाने के लिए हम यूज करते हैं. दीज लॉग्स विच वी अल्टीमेटली ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज. लॉग स्पेसिफिकेशन. अब लॉग की स्पेसिफिकेशन जो है e.g. लेंथ एंड डायमीटर्स डिफर डिपेंडिंग ऑन द मिल वेयर द लॉग्स आर यूज्ड, with harvested trees measuring up to 100 feet in length. 100 feet in length जो है ये tree की length है. The number of cross-cut combinations meeting mill requirements can be large, and the manner in which a tree disassembled into logs can affect revenue. अब revenue ही हम business होगा ना, revenue generate करना है, तो लॉग का साइज क्या है, उसका डायामीटर क्या है, ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपके ट्री पे भी और आप किस तरह कट कर रहे हैं, लॉग को किस तरह बना रहे हैं, तो वो रेवेन्यू पे इफेक्ट करता है. द ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू डिटरमिन द क्रॉस कट कॉम्बिनेशन, या किस तरह कट किया जाए, दैट मैक्सिमाइजेज द टोटल रेवेन्यू. ठीक है. अब ये एग्जांपल, ये फिजिकल वर्ड प्रॉब्लम है, इसको OR के डायनामिकल प्रोग्रामिंग से स्टडी किया गया. द स्टडी यूजेस डायनामिक प्रोग्रामिंग टू ऑप्टिमाइज द प्रोसेस. द प्रपोज्ड सिस्टम वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन 1978. 1978 में अप्लाई किया गया और एनुअल इंक्रीज जो प्रॉफिट में हुई वो $7 मिलियन हुई. ठीक है. तो this example shows the importance of dynamical programming, in particular OR की भी. Right from the first lecture हम इस तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं जो कि रियल वर्ल्ड फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और लोगों ने उसको OR टेक्निक से सॉल्व किया एंड दे हैव इंक्रीज देयर प्रॉफिट और डिक्रीज देयर कॉस्ट. सो OR इज अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट of everybody's interest. ठीक है. Recursive nature of composition in dynamic programming. Computations in dynamic programming are done recursively so that the optimum solution of one subproblem is used as an input to the next subproblem. Recursive nature यही होती है. मैंने लास्ट स्लाइड में आपको एग्जांपल भी दे दी है. By the time the last subproblem is solved, the optimum solution for the entire problem is in hand. आखिरी सब प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा. The manner in which the recursive computations are carried out depends on how we decompose the original problem. ठीक है. किस तरह डिकम्पोज किया गया इस पर ऑब्वियसली डिपेंड करेगा. In particular, the sub-problems are normally linked by common constraints. ठीक है. As we move from one sub-problem to the next, the feasibility of these common constraints must maintain. ये इनफैक्ट इंश्योर करती है कि जो जितने भी सब-प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं उनका जो है फिजिबल सोल्यूशन, जो सब प्रॉब्लम का फिजिबल सोल्यूशन है वही फिजिबल सोल्यूशन जो है फिजिबल है कंप्लीट प्रॉब्लम में. इस तरह नहीं हो सकता कि आपका सब प्रॉब्लम में तो वो सोल्यूशन जो है वो फिजिबल हो, लेकिन जब मेन प्रॉब्लम में देखा जाए तो वो इनफिजिबल हो. ठीक है. इस तरह की हम पॉसिबिलिटी जो है वो नहीं हम कंसिडर कर सकते. और इस पॉसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए क्या है, ये दो लास्ट लाइन जो आपको बता रही कि जो कॉमन कंस्ट्रेंट होंगे ना सब प्रॉब्लम्स में,
दैट विल इंश्योर, वो कंस्ट्रेंट सेटिस्फाई हो रहे होंगे, दैट विल इंश्योर कि आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम का जो है वो ओरिजिनल प्रॉब्लम में भी सोल्यूशन जो सब प्रॉब्लम का है वो ऑप्टिमम है। लेट्स स्टार्ट बाय एन एग्जांपल। अब शॉर्टेस्ट रूट जो है ये हमने स्टडी किया हुआ है कि शॉर्टेस्ट पाथ किस तरह हमने फाइंड आउट करना है, और इसके लिए अगर आपको रिकॉल करवाऊं, मैंने दो एल्गोरिदम पढ़ाए थे, एक डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम और दूसरा हमने पढ़ा था फ्लॉयड्स एल्गोरिदम। ये दोनों जो है शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम्स को किसी भी वेटेड ग्राफ में, वेटेड नेटवर्क में जो है ये हमें शॉर्टेस्ट पाथ इंश्योर करते हैं। पहला डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम जो है ये लेबलिंग करता था और फ्लॉयड एल्गोरिदम जो है दो मैट्रिक्स बनाता था, ठीक है। वन मैट्रिक्स जो है वो पाथ बताता था और दूसरा मैट्रिक्स जो था वो हमें वेट्स जो होते थे, माइलेज जो बिटवीन टू सिटीज, अगर सिटीज का प्रॉब्लम है तो वो इंफॉर्मेशन हमें देता था, ठीक है। Suppose that you want to select the shortest highway route between two cities. The network in the figure provides the possible routes between the city, starting city at node 1, start हमने यहाँ से करना है, and the destination city at node 7. अब इस प्रॉब्लम्स को हम इन दो एल्गोरिदम्स जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किए हुए हैं उससे भी सॉल्व इनफैक्ट हमने किया हुआ है इसी प्रॉब्लम को, और कर भी सकते हैं। लेकिन अब हम डायनामिकल प्रोग्रामिंग जो है उससे मैं सॉल्व करने की टेक्निक आपको बताऊंगा और वी विल डिवाइज सम बेसिक डेफिनेशन डायनामिकल प्रोग्राम। अब डायनामिकल प्रोग्रामिंग इसको किस तरह सॉल्व करेगी कि इसके सब प्रॉब्लम्स बनाने हैं, तो हम सिटी 1 से सिटी 2, कितने सिटी 1 से लिंक्स हैं, सिटी 2, 3, 4। So this is my first sub problem कि मैं सिटी 1 से जितने भी लिंक्ड रोड्स हैं उन सिटीज में किस तरह पहुंच सकता हूं। Then my next sub problem is reaching from city 2, 3 and 4 to the next cities which are connected by roads, and obviously from figure we can see that 5 and 6 are the cities. So this is the sub problem 1. Subproblem 1, this is the subproblem 2, and ultimately at the reach 7 this is the subproblem 3. So अगर डायनामिकल प्रोग्रामिंग से मैंने इसको सॉल्व करना हो तो मैं ये तीन सब प्रॉब्लम जो हैं ये डिफाइन करती हूँ। The routes pass through intermediate cities designated by nodes 2 to 6. There is no route directly from 1 to 7. Intermediate cities जो हैं उनके कोरस्पॉन्ड जो है रूट पास करता है। अब सोल्यूशन में यही मैंने किया हुआ है। वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय एग्जॉस्टिवली एनुमरेटिंग ऑल द रूट्स बिटवीन नोड्स 1 and 7। ऑफ कोर्स ये नहीं हम करेंगे कि तमाम रूट्स देखें, उनकी माइलेज चेक करें और उसके लिए फिर शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम जो है वो डिसाइड कर लें। ये तो नेटवर्क सिंपल सा है, इसके लिए तो मे भी आप कर भी सकें, लेकिन सपोज के रोड नेटवर्क्स जो है बिटवीन टू सिटीज उसमें 100 रोड्स हैं, उसके लिए तो नहीं आप कर सकेंगे, ठीक है। और उसके लिए करने के लिए आपको कोई ना कोई एल्गोरिदम चाहिए होगा, यहाँ तो आप डिजिक्स्ट्रास एल्गोरिदम, फ्लॉयड्स एल्गोरिदम करेंगे, यहाँ डायनामिकल प्रोग्रामिंग जो आज हम सीख रहे हैं, ठीक है। However, in large network exhaustive enumeration may be intractable computationally. Yes, of course, कि ये बिल्कुल ट्रू सेंटेंस है। तो हमने क्या किया, हमने इस जो फिगर है इसमें यही मैंने किया हुआ है। ये नोड 1 है, ये 2 है, ये 3, 4। सो फर्स्ट सब प्रॉब्लम में जैसे मैंने ऊपर कहा है P1 में हम नोड 1 से पहुंचना चाहेंगे नोड 2, 3, 4 विच आर कनेक्टेड बाय सिटी 1। देन 2, 3, 4 से आगे मैं पहुंचना चाहूंगा। 2, 3, 4 से आगे पहुंचने के लिए मैं देखूंगा कि ये सिटीज जो है बाय रोड्स किन किन सिटी से कनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है 5 and 6 से, ठीक है। सो दिस इज माय
sub problem 2. Then I have my sub problem 3, in which the 5 city 5 and 6 are connected with the city number 7, what we call the city number 7. अभी ये F2 F3 ये फिगर में क्या है ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ. अभी सिर्फ सब प्रॉब्लम को डिवाइड करना सीखा हमने. अब सॉल्यूशन इसका हमने निकालना है. हम क्या करेंगे, जितने सब प्रॉब्लम्स हैं उनका शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो निकाल लिया करेंगे. अल्टीमेटली सब प्रॉब्लम, थर्ड सब प्रॉब्लम का जब हम शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे तो वो हमें बैक ट्रैक करेगा, शॉर्टेस्ट पाथ जो है, रूट जो है वो दे देगा. द जनरल आइडिया फॉर डिटर्मिनिंग the shortest route is to compute the shortest distances to all the terminal nodes of a stage. अब हर सब प्रॉब्लम के कोरस्पोंड हमने स्टेज डिफाइन कर ली and then use these distances as input data to the immediately succeeding stage. Next stage जो होगी उस पे पिछली स्टेज का इनपुट. यही हमने रिकर्सिव नेचर जो है डायनामिक प्रोग्रामिंग की, यही हमने स्टडी करनी थी. देखते हैं फर्दर. स्टार्टिंग फ्रॉम नोड 1. नोड 1 जो है ये नोड 1 है. नोड 1 इज कनेक्टेड बाय रोड्स टू नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4. एंड इट्स कंप्यूटेशंस आर सिंपल, क्योंकि सिर्फ स्टार्टिंग सिटी से आपका जो है 3 ही रोड्स जा रही हैं 3 सिटीज पे, तो हम सब जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं. तो स्टेज 1 तो सिंपल है. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू नोड 2 वी हैव ओनली वन चॉइस, 7. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 टू नोड 3 वी हैव ओनली रोड which is 8 miles. So this is 8. Shortest distance from node 1 to node 4 which is 5 miles. अब आप देखें कि ये फिगर में मैंने F1 लिखा हुआ है और स्क्वायर में 7, 8 और 5 लिखा हुआ है. ये अभी हम जब रिकर्सिव फार्मूला इस प्रॉब्लम के कोरस्पोंड डिफाइन करूंगा, मैं बनाऊंगा, तब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या चीज़ है. ठीक है, अभी हम फॉर्मली जस्ट स्टेप्स कर रहे हैं कि किस तरह हम सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं. अब नेक्स्ट सब प्रॉब्लम स्टेज 2 क्या होगा, लेट मी एक्सप्लेन दिस वन. स्टेज 2 में हमने इन सिटीज से 2, 3, 4 सिटीज से आगे पहुंचना है. आगे कनेक्टेड है 5 और 6. अब नोड 5 को पहले मैं अलग से डील करूंगा, नोड 5 को, और नोड 6 को अलग से मैं डील करूंगा. नोड 5 तक मैं पहुंच सकता हूं 2 से भी, 3 से भी और 4 से भी. और इन सब का मिनिमम जो है 2 से अगर मैं पहुंचूंगा तो 2 तक मैं सब प्रॉब्लम 1 में पहुंच सकता हूं 7 से. तो F1 जो था उसको मैं यूज करूंगा और मिनिमम वैल्यू जो है वो मैं असाइन करूंगा नोड 5 को. अब 7 प्लस, अगर इस रोड से मैं जाता हूं 5 पे, 7 प्लस 12 जो है वो क्या होता है, 7 प्लस 12 19 होता है. अब यहां पे 8 था, 8 प्लस 8 क्या होता है, 8 प्लस 8 मेरा होता है वो 16 होता है. अब अगर नोड 4 जो कि पिछला हमने कैलकुलेट किया हुआ है 1 से 4 तक पहुंचने में वो 5 था, प्लस 4 to 5 तक पहुंचने के लिए 7, ये आपका कितना बनता है 12. तो मिनिमम जो वैल्यू होगी फ्रॉम ऑल दीज रूट्स वो मैं 5 को, नोड 5 को साइन कर दूंगा विच इज 12. ठीक है, बड़ा इजी लग रहा है आपको, लेकिन जब रिकर्सिव फार्मूला जब मैं बनाऊंगा तो देन यू विल सी के ये, और उसको इस आईडी को जब मैं जनरलाइज करूंगा तो यू विल सी के इट्स नॉट एज इजी एज वी आर हैविंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल. अब नोड 5 का जो लेबल आएगा वो 12 मिनिमम ऑफ ऑल दीज आ जाएगा. सिमिलरली नोड 6 का होगा जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने किया हुआ है, दैट इज स्टेज 2. स्टेज 1 में जो कि सिंपल थी, स्टेज 2 में जो कि हमारी
2, 3, 4 से अगले नोड्स पे हमने पहुंचना है। स्टेज 3 हमारी होगी अल्टीमेटली डेस्टिनेशन पे पहुंचना। अब स्टेज 2, नेक्स्ट स्टेज 2 यहां पे होगा। नेक्स्ट स्टेज 2 हैज 2 एंड नोड्स 5 and 6. Considering node 5 first, we see that from this figure, this is 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, this is 5, and this is 6. And we are here, stage 2 पे। स्टेज 2 में नोड 2, 3, 5 जो है वो 5 और 6 नोड से कनेक्टेड है। नोड 5 पहले मैं ले रहा हूं। नोड 5 इज कनेक्टेड बाय 2, 5, 3, 5 and 4, 5 and shortest distance to node 5 is in fact the minimum of all the nodes connected by node 5, which is 2, 3, 4. Shortest distance from node I जो है यहाँ पे एक बार 2 होगा, एक बार 3 होगा, एक बार 4 होगा, प्लस डिस्टेंस फ्रॉम नोड I टू नोड 5। यही मैंने आपको लास्ट स्लाइड में एक्सप्लेन कर दिया। 7 + 12, क्योंकि मिनिमम डिस्टेंस नोड 2 तक पहुंचने तक नोड 1 से अगर नोड 2 तक आपने पहुंचना है तो मिनिमम डिस्टेंस 7 था, एक ही रूट था। 7 + 12 19, 8 + 8 16, 5 + 7 12। इन सब में मिनिमम जो है 12 है, और वो कहां से है? नोड 4 से है। ठीक है। नाउ नोड 6 तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। 3 और 4 सिर्फ कनेक्टेड, 2 ही रूट्स हैं। 3 का 8 है, मिनिमम ऑफ दिस वन 8 + 9 17 एंड 5 + 3 18, और मिनिमम नोड 6 सिटी तक पहुंचने के लिए 17 है, और इट इज फ्रॉम नोड 3। स्टेज 2 समरी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1 to 5 is 12 miles and shortest distance from node 1 to 6 is 17 miles from node 3। अब ये जो from node 4 from node 3 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप रियलाइज करेंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इन्हीं से ही हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो एट द एंड पता चलेगा। अब स्टेज 3 पे हम पहुंच गए। स्टेज 3 पे हमने क्या करना है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम नोड 1, ये हमारी स्टेज 3 है, जो कि हमारा लास्ट स्टेज है, और अल्टीमेटली इसी स्टेज ने हमें क्या देना है? हमें शॉर्टेस्ट पाथ देना है। अब नोड 5 तक और नोड 6 तक शॉर्टेस्ट रूट हमारे पास आ चुका है। वो क्या है कि 12 माइल्स है, एंड फ्रॉम नोड 4 है 5 तक पहुंचने के लिए। 6 तक पहुंचने के लिए कितने माइल्स हैं? अभी हमने कैलकुलेट किया था, 17 माइल्स हैं। 17 माइल्स एंड फ्रॉम नोड 3, ये 17 माइल्स जो है ये लिखा हुआ। अब हमने आगे इसका नोड 7 जो है ये कनेक्टेड है 5 और 6 के साथ ही। नोड 7 के लिए हमने कैलकुलेट करना है। ये क्या है? ये कहता है कि पिछला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 5 तक पहुंच रहे हैं, तो नोड 5 तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस फ्रॉम नोड 5 टू नोड 7। अब 12 + 9 ये 21 बन गया, और यहां पे 17 + 6 ये 23 बन गया। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हम असाइन करेंगे, और यहाँ पे आप देखें कि 21 जो है असाइन किया गया, और दिस इज फ्रॉम नोड 5 है। अब ये स्टेज 3 पे सब प्रॉब्लम 3 का सोल्यूशन हमारे पास आ रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वी कैन रीच एट नोड 7 पे रीच किया जा सकता है। 21 माइल्स टोटल हमारे पास होगा फ्रॉम नोड 5। अब 5 पे 12 माइल्स था, वो 5 पे हम पहुंचे थे नोड 4 से। नोड 4 तक हम पहुंचे थे नोड 1 से। ठीक है। सो दिस इज द शॉर्टेस्ट रूट in this network, and we have solved this particular problem by
सब डिवाइडिंग द मेन प्रॉब्लम इनटू स्मॉल सब प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। द शॉर्टेस्ट पार्ट इज 1 to 4, 4 to 5 एंड 5 to 7। द एग्जाम्पल, अब इस एग्जाम्पल से हम जो टर्मिनोलॉजी है डिटर्मिनिस्टिक डायनामिकल प्रोग्रामिंग की, वो टर्मिनोलॉजी जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे। वो किस तरह एक्सट्रैक्ट करने हैं? द एग्जाम्पल रिवील्स द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्यूटेशंस इन डायनामिक प्रोग्रामिंग। वो क्या है? ये दोनों बड़ी कि हर स्टेज पे हम क्या कर रहे हैं कि हर स्टेज पे हम फिजिबल रूट्स जो हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं डेस्टिनेशन नोड पे, क्योंकि दो ही नोड्स के दरमियान हमारे पास है हर सब प्रॉब्लम में। सो द फर्स्ट thing which we have noticed is the computations at each stage are function of the feasible roots of that stage। कि कितने feasible roots हैं। For example, stage 2 ये थी। अभी stage 2 में हमने node 2, 3, 4 से 5 और 6 तक की देखना है ना। अब for example 6 तक, node 6 तक पहुंचने के लिए from these city 3 और 4 है ना, यही फिजिबल रूट है ना। 2 से 6 तक कोई रूट नहीं ना, तो हम इसको फिजिबल रूट तो नहीं ना कह सकते, यहां पे तो कोई रूट है ही नहीं। तो सिंपल हमारा क्या है कि सबसे पहली बात जो हमने नोटिस की कि हर स्टेज पे सिर्फ हमें फिजिबल रूट देखने पड़ रहे हैं बिटवीन 2 और मोर देन 2 cities। द कंप्यूटेशंस एट ईच स्टेज आर अ फंक्शन ऑफ फिजिबल रूट ऑफ दैट स्टेज एट दैट स्टेज। अब हमारा कंसर्न ये नहीं है कि 1 से 6 तक किस तरह पहुंचते हैं, सिर्फ हमने 6 तक पहुंचना है फ्रॉम नोड 2, 3 एंड 6, और 2 से 6 तक भी पहुंचा ही नहीं जा सकता क्योंकि फिजिबिलिटी है ही नहीं, आर्क ही नहीं है। ठीक है, अ करंट स्टेज इज लिंक्ड टू द immediately preceding stage only with regard to earlier stages। जो भी करंट स्टेज है, जैसे स्टेज 2 है, दिस इज लिंक्ड बाय द स्टेज 1। स्टेज 1 के साथ लिंक्ड है ना। ये जो f1 की वैल्यूज स्क्वायर में आप देख रहे हैं, ये 7 है, ये 8 है, ये 5 है, ये भाई स्टेज 1 में ही हमने कैलकुलेट की हुई ना। तो ये भी इमीडिएटली जो है प्रीसीडिंग स्टेज से ओनली विदाउट रिगार्ड टू अर्लियर स्टेजेस। अर्लियर स्टेजेस से हमारा कंसर्न ही नहीं है। द लिंकेज इज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समरी। अब ये लिंकेज जो है ये हमें बताता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस समरी दैट रिप्रेजेंट्स द आउटपुट ऑफ द इमीडिएटली प्रोसीडिंग स्टेज। इमीडिएटली प्रोसीडिंग स्टेज की आउटपुट हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या मैंने रिमार्क 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे स्टेज 2 पे ये हमें 3 का जो स्क्वायर में मैंने 8 लिखा हुआ है, ये हमें इमीडिएटली बता रहा है कि ये हम 8 माइल्स कवर करके सिटी 3 पे पहुंचे हैं फ्रॉम सिटी 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 17 हमें क्या बता रहा है? 17 हमें बता रहा है कि शॉर्टेस्ट रूट फॉर रीचिंग सिटी 1 टू सिटी 6 इज 17 माइल्स। ठीक है, रूट तो और भी हो सकते थे लेकिन ये शॉर्टेस्ट रूट बता रहा है, और ये लिंकेज हमें अल्टीमेटली ये शॉर्टेस्ट रूट निकालने का सबब बना। अब जो है और ये क्या बता रहा है, फर्दर मोर ये बता रहा है कि ये 17 जो है 6 पे हम पहुंचे हैं नोड 3 से, और नोड 3 अल्टीमेटली नोड 1 से। सो 1 to 3, 3 to 6 जो है ये आपको पाथ भी बता रहा है जब हम अलजेब्राइकली मैथमेटिकली इसका देखेंगे। अब ये जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने लिखी हुई हैं इसको हमने देख भी लिया कि ये क्या प्रॉपर्टीज हैं। इन्हीं पे बेस करते हुए मैं जो मैथमेटिकल अलजेब्राइक फॉर्मूलेशन है डायनामिक प्रोग्रामिंग की इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए वो कंस्ट्रक्ट करने जा रहा हूं। ठीक है, अब रिकर्सिव इक्वेशन जो हमने शुरू के लेक्चर में काफी मैंने आपको बताया रिकर्सिव इक्वेशन के बारे में, वो हम कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं। हाउ वी शुड डिफाइन द रिकर्सिव कंप्यूटेशंस मैथमेटिकली, एंड दिस इज वेरी क्रूशियल स्टेप है।
क्योंकि आपका प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसी पे ही बेस करेगा। अब हम ये जो है एफ आईज जो है ये आपको पता चलेगा। लेट एफ आई एक्स आई बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू नोड एक्स आई at the stage I, and we define the distance between xi minus 1, the preceding node, and xi node at that ith stage as the distance, ये क्या है, distance है from node xi minus 1 to node xi. For example, इस नेटवर्क के लिए d x3 x5 जो है ये क्या है, ऑब्वियसली थर्ड नोड ये है आपका, फिफ्थ नोड आपका ये है, तो d x3 to x5 वो 8 है, d x2 to x5 जो है वो क्या है, x2 to x5 ये 12 है, d x2 to x6 फॉर एग्जाम्पल क्या है, do we have any arc from node 2 to node 6? No. So we say this is blank. टेबलू जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे उसमें इसी तरह लिखा करेंगे कि there is no route from node 2 to node 6. 6 नोड तक कोई जो है रूट नहीं है। तो जब ये टर्मिनोलॉजीज हमने डिफाइन कर दी हैं कि डी एक्स आई माइनस वन एक्स आई डिस्टेंस है बिटवीन टू नोड्स xi minus 1 and xi, and fi xi is the shortest distance to node xi at the stage I. इसका मतलब ये हुआ कि f1 क्या है, the shortest distance at the stage 1 from node 1, ठीक है। f2 क्या है, the shortest distance, और ये किस वैल्यूज जो स्केयर में लिखी हुई हैं वो वैल्यूज हैं, shortest distance reaching at node 5 from node 1 is 12. f3 क्या है, the shortest distance if we start from node 1 and end at node 7, ठीक है। अब mathematically then fi is computed from fi minus 1 using the following recursive equation. अब जो पीछे मैंने आपको मिनिमम डिफरेंट करके मिनिमम वैल्यू जो थी वो पिछली स्लाइड्स में बताई थी ना, नोड 5 के लिए मिनिमम वैल्यू ये आ रही है, उसको मैथमेटिकली हमने ये लिखा हुआ। अब इट मेक्स सेंस ऑल्सो, एफ आई एक्स आई ith स्टेज पे मिनिमम ऑफ ऑल फिजिबल xi minus 1 xi रूट्स, ऑल द रूट्स जिनको हम fi माइनस fi से या fi माइनस 1 से कर रहे हैं, किस पे, इन तमाम फिजिबल रूट्स d xi माइनस 1 टू xi माइनस 1 और xi नोड्स के दरमियान प्लस fi माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल नोड 5 के लिए ये हमने 12 निकाला हुआ है ना, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम देखेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या है कि ऑल पॉसिबल रूट्स, अब वो ऑल डी एक्स आई फॉर एग्जाम्पल 2 3 5, और ये मैंने करके दिखाया था डी एक्स 2 एक्स 5, ये क्या आ रहा है आपका 12 है, डी एक्स 3 एक्स 5 ये क्या आपका आ रहा है, ये 8 है, डी एक्स 4 एक्स 5 ये क्या आपका आ रहा है, ये 7 आ रहा है, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब 5 पे ये रूट्स थे ना, सिर्फ 2 से 3 से एंड 4 से, ये हमने कैलकुलेट कर लिए। अब प्लस इनका क्या करना है कि 2 नोड पे पिछला f1 क्या है, ये सेकंड स्टेज थी ना हमारी, तो i इक्वल्स 2 होगा, f1 क्या है, वो क्या वैल्यू है हमारे यहाँ पे, ये लिखी हुई है 7, सो 7 प्लस 12 ये मैंने किया था ना 19। अब dx3 x5 प्लस f1 फॉर नोड 3 वो क्या है 8 प्लस 8 16 है, नोड 4 के लिए 5 है
तो 7 + 5 = 12 और मिनिमम ऑफ ऑल दीज, क्योंकि 3 ही रूट्स हैं हमारे पास। सो दिस फार्मूला इनफैक्ट उसी जो पिछली हमने एग्जांपल किया उसको हमने एक रिकर्सिव फार्मूले में लिख दिया, दैट इज नोन एज द रिकर्सिव फार्मूला। ठीक है, अब इस रिकर्सिव फार्मूले से कोई भी शॉर्टेस्ट रूट का प्रॉब्लम जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। सब प्रॉब्लम्स आपने इसी तरह ही डिफाइन करनी है। स्टार्टिंग एट i = 1, अब यही मैंने इस पैराग्राफ में जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टार्टिंग एट i = 1 द रिकर्शन सेट्स f0 x0 = 0। ऑफ कोर्स नोड 1 से नोड 1 तक डिस्टेंस जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो 0 ही है। द इक्वेशन शोज दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंसेस fi xi = 0 एट स्टेज i must be expressed in terms of the next node xi. In the dynamic programming terminology, xi is referred to as the state of the system at the stage xi. क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो xi स्टेट रिप्रेजेंट कर रही है आपके सिस्टम की, कि सिस्टम में इस वक्त क्या हो रहा है। ठीक है, In effect, the state of the system at the stage I is the information that links the stages. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, stages together। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है डायनामिकल प्रोग्रामिंग में, इसीलिए बड़ा आराम से मैं एक्सप्लेन करके जा रहा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो हमने करने हैं प्रॉब्लम्स वो जरा डायनामिकल प्रोग्रामिंग की एप्लीकेशंस होगी, उसमें फिर मैं इतना ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन नहीं किया करूँगा। So the optimal decisions for the remaining stages can be made without re-examining. यही फायदा है कि हर स्टेज पे जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आया हुआ है f2 की fi's की शेप में, तो अल्टीमेटली whenever we have the optimal solution we can interpret that solution immediately. The proper definition of the state allows us to consider each stage separately and guarantee that the solution is feasible for all stages. ठीक है, तो ये डेफिनेशन जो है हर स्टेट की कि xi क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे हमने शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम में यहाँ पे ये डिफाइन किया है कि fi xi क्या है, बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू नोड xi। ठीक है, स्टेट डिफाइन करना ये बड़ा क्रूशल जो है वो स्टेप है। ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल क्या है, फ्यूचर डिसीजंस जो हमने फ्यूचर में करने हैं फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस will constitute an optimal policy regardless of the policy adopted in the previous stages. ठीक है, ये ऑप्टिमैलिटी प्रिंसिपल है। इसका क्या मतलब है कि आपका जो नेक्स्ट हर स्टेज का डिसीजन जो है इस शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम के लिए तो शॉर्टेस्ट रूट ही था, लेकिन वो इररिस्पेक्टिव होता है। अल्टीमेटली फ्यूचर डिसीजंस फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस will constitute an optimal policy regardless the policies adopted in the previous stages. So ये इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए जो कि बड़ी सिंपल एग्जांपल थी, हमने सारी टर्मिनोलॉजी जो है वो डिफाइन कर दी है और इनफैक्ट इस पर्टिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस प्रॉब्लम के लिए हमने रिकर्सिव फार्मूला जो है वो भी कंस्ट्रक्ट करके देख लिया। अब इसको मैथमेटिकली टेबलों की फॉर्म में किस तरह करना है ये हमने सीखना है। ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही हमने करना होगा। ठीक है, उसके लिए हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिकर्शन जो है वो हम डिफाइन करते हैं। अब ये देखें, हम सिटी 1 से हमने सिटी 7 तक प्रॉब्लम डिफाइन करना था ना, शॉर्टेस्ट रूट जो है वो डिफाइन करना था। हमने सिटी 1 से 2, 3, 4 सिटी तक जो है वो हमने देखा। अब we are moving forward, our recursive formula is moving forward, that in a sense that we are moving from city 1 to the neighboring cities 2, 3 or 5, then in the next stage we are moving towards the city 5 or 6, so on and so forth. At the end we are reaching at the city 7. So this is what we call the forward recursive formula, and this is the forward recursive formula which we have formulated in the previous slide, और अभी भी आपके सामने ये स्लाइड है। अब बैकवर्ड भी जा सकते हैं, कैन वी मूव बैकवर्ड,
शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो सेम ही होना चाहिए, चाहे हम फॉरवर्ड मूव करें या बैकवर्ड मूव करें बिटवीन टू सिटीज। तो बैकवर्ड रिकर्सिव फार्मूला जो है ये भी हम स्टडी करेंगे डायनामिकल प्रोग्रामिंग में। अब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिकर्शन फार्मूला जो है वो इस शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूं। द प्रीवियस एग्जाम्पल हैज बीन सॉल्व्ड बाय फॉरवर्ड रिकर्शन इन विच द कंप्यूटेशन प्रोसीड्स फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3। अब उल्टा हमने करना है, बैकवर्ड रिकर्शन के लिए स्टेज 3 से हम स्टेज 1 पे मूव करेंगे। अल्टीमेटली स्टेज 1 पे हमारा जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी गिव अस द शॉर्टेस्ट पाथ। The same example can be solved by backward recursion starting at the stage 3 and ending at stage 1. Both the forward and backward recursions yield the same solution. Of course, that will yield the same solution. Why? Because shortest distance or shortest route between two cities is not going to change. ठीक है, whether we move backward or forward. Although the forward procedure appears more logical, dynamic DP literature invariably uses backward recursion. ठीक है, the reason for this preference is that in general backward recursion may be more efficient computationally. क्योंकि ये अल्टीमेटली हमारे कंप्यूटर मशीन ने सॉल्व करनी होती है लार्ज स्केल पे। तो ऐसा एल्गोरिदम वी ऑलवेज अडॉप्ट सच एन एल्गोरिदम विच प्रोवाइड्स अस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाय मिनिमम कंप्यूटेशनल कॉस्ट। दैट्स व्हाई जनरली स्पीकिंग डायनामिकल प्रोग्रामिंग जो है वो आपको, अगर इफ वी आर सॉल्विंग द ओआर प्रॉब्लम बाय बैकवर्ड रिकर्सिव फार्मूला, इट कॉस्ट्स अस कंप्यूटेशनली लेस देन द फॉरवर्ड। और ये एग्जांपल में हम देखेंगे भी। एग्जांपल है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन नोड 1 बाय बैकवर्ड रिकर्सिव इक्वेशन। अब बैकवर्ड रिकर्सिव इक्वेशन जो है वो हमने डिफाइन की हुई है, ये रिकर्सिव फार्मूला जो है fi equals minimum all feasible xi plus 1 roots dxi plus 1। ये आप देखें i-1 की जगह हमने i कर दिया है और i की जगह i plus 1 कर दिया है वो प्रीवियस फार्मूले में ही। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे प्रीवियस फार्मूले में i-1 था, यहाँ पे i था। अब क्योंकि हम नोड 7 से बैकवर्ड चलेंगे तो हमने fi plus 1 कर दिया और नोड 7 के कोरस्पोंड हम देखेंगे कौन कौन से जो हैं नोड्स जो हैं वो लिंक्ड हैं। फॉर एग्जांपल 7 के साथ लिंक्ड है दिस वन, तो f4 जो है, f3 जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे और f4 जो है वो हमारा 0 ही होगा। और फर्स्ट स्टेप में हम स्टेज 1 हमारी ये होगी और इसका f1 हमारा जो है ये 9 और ये जो है ये 6 होगा, क्योंकि देयर इज ओनली वन पाथ, वन रोड लिंकिंग 5 to 7। So let's do it. Where f4 x4 equals 0, the associated order of computations is f3 f2 और f1। ये हमने कैलकुलेट करना होगा, ठीक है, डायनामिकल प्रोग्रामिंग की शेप में। स्टेज 3, because node 7 x4 equals 7 is connected to node 5 and 6 with exactly one root each, there are no alternatives हमारे पास कोई नहीं है। तो हाँ, and stage 3 results can be summarized in this table। dx3 dx4 i equals जो है ये आपका क्या है 3 है यहाँ पे, तो dx3 dx4 plus 4x4, 4x4 जो है वो 0 हमने कहा हुआ है। तो हमने कैलकुलेट करना है f3, i equals 3 है तो f3 x3 ये कैलकुलेट करना है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो हमारे पास ये है। x3 के लिए नोड कौन कौन से हैं, कैंडिडेट 5 and 6 वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। x4 इक्वल 7th नोड है, ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 7th नोड से डिस्टेंस 5 नोड पे और 6 नोड पे 9 और 6 लिखा हुआ है। f3 x3 जो है 9 and 6 ही है। x4 डैश क्या है, स्टैटिक क्या है कि फ्रॉम विच नोड वी आर रीचिंग, नोड 7 से
रीच कर रहे हैं। अब स्टेज 2 में ये नोड्स हैं, ये F3 हमारे पास आ चुका है। F3 जो है 5 के लिए 9 है और 6 के लिए, नोड 6 के लिए 6 ही है। अब हमने I हमारा क्या होगा, 2 होगा, F2 X2 बनाने हैं। X2 नोड के लिए हमारे पास कैंडिडेट कौन से हैं, नोड 2, नोड 3, नोड 4। और ये किस तरह हम करेंगे, रिकर्सिव फार्मूले से, जो कि हमारा ये दे रहा है कि F2 X2 in fact equals minimum of all roots of this one, dx2 x3 plus f of 3 x3, ये मिनिमम। अब इसको टेबलू की फॉर्म में मैंने ये लिखा हुआ है, x2 के कैंडिडेट कौन से हैं, नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। अब x3 मेरा क्या है, x3 जो है वो 5 भी है और 6 भी है। तो वेन एवर x3 इक्वल्स 5 उसके लिए मैं अलहदा कॉलम बनाया हुआ है, वेन एवर x3 इक्वल्स 6 उसके लिए मैंने अलहदा बनाया हुआ है। अब बिल्कुल उसी तरह ही हम कर रहे हैं। 5 के लिए फॉर एग्जांपल 2 तक के लिए दिस डिस्टेंस विच इज dx2 टू x3 विच इज 5, ठीक है, वो क्या है 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 21, और इसका मिनिमम मैं लेबल करूंगा F2 को, ठीक है। फिर 8 प्लस 9, 3 और 5 के दरमियान ये 8 है, 8 प्लस 9, F3 तो क्योंकि फिक्स है 5 नोड के लिए, 7 प्लस 9 ये 16 आ रहा है, ठीक है। और नोड 6 के लिए देयर आर ओनली 2 रूट्स, 2 और 6 तक कोई नहीं है, तो मैंने यहां पे डैश लगाई हुई है एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द अर्लियर स्लाइड, ठीक है। तो 9 प्लस 6 इक्वल्स 15, 13 प्लस 6 इक्वल्स 19। वाई 13, क्योंकि 4 से 6 तक वेट जो है वो 13 है, और F3 जो है नोड 6 के लिए वो जो है 6 है। अब ऑप्टिमम सोल्यूशन जो है F2 जो है वो क्या है, मिनिमम ऑफ ऑल दीज। X3 स्टार क्या है, किस नोड से हम पहुंच रहे हैं, 5 नोड पे, मिनिमम इसका जो है 21 नहीं है, इन दोनों का मिनिमम। इन दोनों का मिनिमम क्या है, ऑफ कोर्स 15 है, और ये किस नोड के लिए है, 6 नोड के लिए। X3 स्टैटिक जो है किस नोड पे हम पहुंच रहे हैं, वो किस नोड से पहुंच रहे हैं, वो है 6 से पहुंच रहे हैं। ये जो था ये 5 से था। नेक्स्ट इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 16, और कौन से नोड से हम पहुंच रहे हैं, 5th नोड से पहुंच रहे हैं, ठीक है। 5th से 4 तक हम पहुंच गए। स्टेज ये स्टेज 2 थी। अब स्टेज 2 पे इन तमाम का मिनिमम जो है वो ये है 15 है, ठीक है। तो स्टेज 2 पे मुझे मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी मिल रहा है और किस नोड से हम पहुंच रहे हैं वो भी मिल रहा है। स्टेज 1 के लिए अब हमने नोड A की है। फ्रॉम नोड 1 we have 3 alternative routes, 1 2, 3 1 and 1 4 using F2 X2। अब F2 X2 इसका क्या बन गया, नोड 2 का 21 बना है, नोड 3 का 15 बना है, और नोड 4 का 16 बना है, ठीक है। अब वंस अगेन नोड X1 जो है नेक्स्ट नोड स्टेज 1 में हमारे पास सिर्फ एक ही नोड है, और बाकी किन नोड से हम इस नोड पे पहुंच रहे हैं, X2 नोड से पहुंच रहे हैं, X3 नोड से पहुंच रहे हैं, X4 नोड से पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब इन सब का फॉर एग्जांपल X2 नोड पे पहुंचते हैं तो 7 प्लस F2 जो है वो क्या है 21, 7 प्लस 21 इक्वल्स 22। अब 8 प्लस F2 नोड 3 के लिए क्या है, वो 15 है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे हमने पिछली स्टेज पे कैलकुलेट भी किया, 8 प्लस 15 इक्वल्स 23। नोड 4 पे पहुंचने के लिए 5 प्लस 16 विच इज 21। अब F1 X क्या होगा, इन तीनों का मिनिमम क्या है 21,
और x2 स्टार क्या है, जो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि किस नोड से हम पहुंच रहे हैं, 4 से। तो अब शॉर्टेस्ट पाथ लिखने के लिए आप बैक ट्रैक करें। 1 से 4 शॉर्टेस्ट पाथ है, 4 से 5 और 5 से 7. This is exactly the same optimal solution which we have obtained in the forward recursion formula, और ये backward recursion formula था। ठीक है, we are almost at the end of our course. कोर्स के भी एंड पे हैं, इनफैक्ट लेक्चर के भी एंड पे हैं। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक ही है। इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिए हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से इन्वेंट्री प्रॉब्लम्स हैं। सिर्फ क्यूइंग थ्योरी जो है उसके मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दूंगा और टर्मिनोलॉजी जो है वो इंट्रोड्यूस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में क्यूइंग थ्योरी की। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूंगा कि इसकी एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। क्यूइंग थ्योरी जो है देखेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकते हैं कि नहीं। तो एट द एंड ऑफ आवर लेक्चर I have stated some practice problem. For example, the first problem is it is desired to determine the shortest route between cities 1 to 7, define the stages and the stages using backward recursion and then solve the problem. Exactly same problem है, ठीक है, लेकिन रूट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, ज़्यादा रूट्स हैं। तो आपका टेबल जो है उसमें आपको मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड रिकर्शन के लिए आपकी स्टेज 1 जो है वो क्या होगी, फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, अब ये देखें 2 से 3 पे भी है लिंकेज है। स्टेज 2 क्या होगी, ये आपकी होगी, और स्टेज 3 क्या होगी कि 1 to 7 स्टेज 3 तक। तो 2 से 3 और 4 से 3 तक भी आप पहुंच सकते हैं। तो ये आपने ज़हन में रखना है। अब ये जो नोड है ये दिस इज रिप्रेजेंटेड अ रोड बिटवीन 3 to 5, इसीलिए यहाँ पे ये क्रॉस नहीं किया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो, और इस तरह ये प्लॉट की गई है रोड जो है, आर्क जो है। ठीक है, 3 to 5। ठीक है, और बैकवर्ड रिकर्शन फार्मूले से आप कर सकते हैं F4 जो है 1 2 3 4, X4 जो है वो 0 आप लेंगे, देन F3 जो है वो आपके पास 4, दोनों के लिए 4 4 आएगा। देन आगे F2 आपने कैलकुलेट करना है। 5 और 2 कनेक्टेड किस किस से हैं, 5 3 से कनेक्टेड है, 12 से कनेक्टेड है, वेयर 6 जो है इन दोनों से। तो डिस्टेंस इनका फॉर एग्जांपल 12 + 4 एंड 2 + 4, इनका मिनिमम जो होगा वो आप F2 को असाइन करेंगे। ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बैकवर्ड आप रिकर्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आई एम एन एविड हाइकर, लास्ट समर आई वेंट विद माई फ्रेंड्स जी Dawn on a 5-day hike and camp trip in the beautiful White Mountains in New Hampshire. We decided to limit our hiking to an area comprising 3 well-known peaks: Mounts Washington, Jefferson and Adams. 3 different peaks उन्होंने पिक किए हैं। Mount Washington has 6 miles base to peak trail. The corresponding base to peak trails for Mount Jefferson and Adams are 4 and 5 miles. तो आप इस तरह नोड 3 बना के उनके दरमियान डिस्टेंस दिए गए हैं। ठीक है, The trails joining the bases of the 3 mountains are 3 miles between Mounts Washington and Jefferson, 2 miles from Mount Jefferson and Adamson. ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको स्टेटमेंट में दी गई है, you will collect and form the network. ठीक है, We started on the first day at the base of Mount Washington and returned to the same spot at the end of the 5-day. Our goal was to hike as many miles as we could. We also decided to climb exactly 1 mountain each day and to camp at the base of the mountain we would be climbing the next day. Additionally, we decided that the same mountain could not be visited in 2 consecutive days. सेम माउंटेन, ये सब आपके पास रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं विच यू हैव टू, हाउ डिड वी स्केड्यूल आवर हाइक।
किस तरह जो है हाइक को स्केड्यूल की जाए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कर सकेंगे। यू हैव टू ट्राई दिस वन। अगर नहीं कर सकेंगे, ऑफ कोर्स आई एम हेयर टू हेल्प यू। ठीक है, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स एंड योर डियर वंस। अल्लाह।